बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 24 ऑफ CS502। आज हम कवर करेंगे हफमैन इनकोडिंग। हफमैन इनकोडिंग क्या होती है कि हमारे पास कोई भी डाटा होता है उसको हम इनकोड कर सकते हैं हफमैन इनकोडिंग के एल्गोरिदम से। नॉर्मली क्या होता है, जब करैक्टर्स को कोड किए जाते हैं आस्की के ज़रिए, तो हमारे पास आस्की के अंदर हर करैक्टर को 8 बिट्स दे दी जाती हैं और 8 बिट्स का एक कोड होता है जो आस्की कोड के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। फिक्स लेंथ कोड जो होते हैं ये पॉपुलर होते हैं क्योंकि इनको बड़ी जल्दी आप ब्रेकअप कर सकते हैं स्ट्रिंग को इंडिविजुअल करैक्टर्स में, और आप इंडिविजुअल करैक्टर्स को असेस कर सकते हैं बाय डायरेक्ट इंडेक्सिंग। जो भी उनकी कोड होगा, जो भी उनका इंडेक्स होगा, उसके ज़रिए से आप उनको असेस कर सकते हैं। हाउएवर फिक्स लेंथ कोड जो होते हैं वो एफिशिएंट नहीं होते। क्यों एफिशिएंट नहीं होते? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर 10 करेक्टर्स हैं। अगर हम इसका ASCII कोड जनरेट करें तो हमारे पास एक करेक्टर का ASCII कोड 8 बिट की लेंथ का होगा। तो हमारे पास जब 10 करेक्टर्स होंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8 80 बिट्स का टोटल कोड बन जाएगा। तो अब हमारे पास अगर हम इसी सेम स्ट्रिंग को हफमैन इनकोडिंग के ज़रिए से प्रोड्यूस करें तो हमारे पास कम बिट्स का कोड बनेगा। ये 80 बिट्स का हफमैन इनकोडिंग से 17 बिट्स का बन जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हमारे पास सेविंग ऑफ डाटा आएगी। तो हमारे पास अभी देखते हैं कि हफमैन इनकोडिंग एल्गोरिदम कैसे काम करता है। हफमैन इनकोडिंग एल्गोरिदम जो है उसके अंदर क्या होता है, एक मैसेज स्ट्रिंग दे दी जाती है और फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंसेस ऑफ द ईच करेक्टर निकाली जाती है, जिसको रिलेटिव प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है कि कितना कौन सा करेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये कैसे किया जा सकता है कि हम मैसेज को पूरा पार्स करते हैं, उस पर आइट्रेट करते हैं और काउंट करते रहते हैं कि कौन सा करेक्टर कितनी बार आ रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या है? द नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ करेक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल करेक्टर्स, यानी उस करेक्टर कितनी बार फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार वो करेक्टर रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स, जिससे हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो फ्रीक्वेंसीज और प्रोबेबिलिटी होती हैं इसके लिए अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं बी कितनी बार आ रहा है, फिर देखते हैं सी कितनी बार आ रहा है और डी कितनी बार आ रहा है। तो अगर ए देखें तो हमारे पास एक दो तीन चार पाँच, पाँच बार ए आ रहा है, तो ए की फ्रिक्वेंसी है 5। बी कितनी बार आ रहा है? एक है बी की फ्रिक्वेंसी। सी कितनी बार आ रहा है? एक दो तीन, सी की फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 3। और डी कितनी बार आ रहा है? हमारे पास एक बार आ रहा है, तो डी की फ्रिक्वेंसी है एक। टोटल कैरेक्टर्स है हमारे पास 10, तो ए की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 5/10 बन जाएगी 0.5। बी की बन जाएगी 0.1, सी की बन जाएगी 0.3 और डी की बन जाएगी 0.1। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसीज आ गई हैं और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक ट्री बिल्ड करते हैं जिसको हफमैन कोडिंग ट्री बोला जाता है। तो वो अभी हम देखते हैं कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि एक बाइनरी ट्री बनाते हैं, ठीक है। लीफ नोड बनाएगा ईच सिंबल फॉर द करेक्टर विद नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास क्या होगा कि नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी के देखेंगे। अभी तक हम देखे नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी के ही थे, हम उन्हीं की फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं जो एक बार आ रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, नोड वेट जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिंबल के इक्वल बना देते हैं। अब ग्रीडी पार्ट यहाँ पर यह आता है कि हम दो नोड ऐसे चूज करते हैं जिनकी स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखा जाए सबसे कम फ्रीक्वेंसी किनकी है, बी और डी की, ठीक है। तो हम बी और डी को सबसे पहले चूज कर लेते हैं, इनको दो नोड बना देते हैं, ठीक है। एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया। अब इनका एक पेरेंट नोड बना देते हैं और उस पेरेंट नोड की फ्रीक्वेंसी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को सम करके रख देते हैं, जो कि हमारी 2 के बराबर होगी, ठीक है। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है। तो यहाँ तक हमारा स्टेप हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा कि हम इस तरह ही कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमारे पास एक सिंगल ट्री नहीं बन जाता। अब हम कैसे दो नोड्स स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी के फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम प्रायोरिटी क्यू से कर सकते हैं। मिनिमम हीप होता है ना हमारे पास, मिनिमम हीप एक ऐसा ट्री होता है जिसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू टॉप पे होती है। तो हम क्या करते रहे, मिनिमम हीप से एलिमेंट लेते जाएं, तो टॉप पे सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा, तो जब हम उसका टॉप का एलिमेंट लेते रहेंगे तो हमारे पास मिनिमम एलिमेंट आता रहेगा। इसी तरह दो एलिमेंट निकालेंगे, तो पहले एक निकाला वो सबसे मिनिमम था, फिर अगला निकाला वो भी सबसे मिनिमम था, तो हमारे पास दो मिनिमम एलिमेंट्स आ जाएंगे। उनको हम नोड नोड बना के वापस ट्री में उनकी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से डाल देंगे कि अब वो 2 फ्रीक्वेंसी के बन चुके हैं। अब नया नोड जो आएगा हमारे पास वो इन 2 नोड्स के कंबाइन करने से बनेगा और उसको हम प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल देंगे। हफमैन ट्री बिल्डिंग एल्गोरिदम यहाँ हमारे पास ये है। इससे पहले हम इसको विजुअली देख लेते हैं, ठीक है। विजुअली यहाँ पर क्योंकि एक्सप्लेन नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में एक्सप्लेन था, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 2 मिनिमम फ्रीक्वेंसीज के बी और डी थी, हमने वो ले लिया। अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का ट्री है वो यही है। नोड जो हमारे पास अब देखें 5 है, 3 है और एक 2 वाला है हमारे पास। तो 2 वाला सबसे मिनिमम पहले आएगा और फिर 3 वाला आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 वाले को आपस में मिला के एक बना देंगे जो कि हमारे पास 5 फ्रीक्वेंसी का बन जाएगा। अब हम देखेंगे तो हमारा सबसे मिनिमम 5 वाला होगा और एक और भी 5 वाला होगा। अब इन दोनों 5 वाले को मिला के हम बनाएंगे तो हमारे पास एक और बन जाएगा जिसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कितनी,
10। तो हमारे पास इस तरह से ये ट्री बन जाता है, ठीक है, जो जिसकी अब 10 फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आ चुकी है टोटल। तो यही हम कर रहे होते हैं कि जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी के, अब देखें यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ है कि अब अगर हम ऊपर से कोड बनाना शुरू करें ना, लेफ्ट वाले को हम 0 बोलते हैं, राइट वाले को 1, फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, तो ए हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहा था, इसलिए हमने इसको ट्री में सबसे ऊपर रखा। जो नंबर हमारे पास सबसे ज़्यादा आएगा उसको हम ट्री में सबसे ऊपर रखेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि उसके लिए सबसे छोटा कोड जनरेट होगा। इसके लिए सिर्फ 0 जनरेट हो रहा है। अब सी के लिए क्या जनरेट हो रहा है, राइट पे आ रहे हैं 1 और लेफ्ट पे आ रहे हैं 0, तो 1 0 जनरेट हो रहा है सी के लिए। बी के लिए क्या जनरेट हो रहा है, 1 1 0, तो पहले राइट पे आए 1, फिर राइट पे आए 1, फिर लेफ्ट पे गए 0, तो 1 1 0। यानी वो वाले नंबर जो कम बार आ रहे हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी कम है, उनके लिए हम लंबा कोड जनरेट कर रहे हैं, जो ज़्यादा बार आ रहे हैं उनके लिए हम छोटा कोड जनरेट कर रहे हैं। इस वजह से क्या होगा कि छोटे कोड्स हम यूज़ करेंगे ज़्यादा बार वाले नंबरों के लिए, तो हमारे ओवरऑल जो बिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो अब इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं यहाँ पर कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास हफमैन जो फंक्शन होता है उसके पास हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पास हो रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास टोटल करेक्टर्स हैं, और हमारे पास सिंबल्स पास हो रहे हैं कि करेक्टर्स के बेसिकली सिंबल्स क्या हैं, और फ्रीक्वेंसीज पास हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आइट्रेट करने के लिए लेते हैं फॉर आई 1 to n, यानी जो हमारी स्ट्रिंग है उसके ऊपर हम पार्स कर रहे हैं। पार्स करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, अब जो जिस भी सिंबल पर हम आएंगे उसका हम हीप एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनाया टी, ठीक है, टी के अंदर हमने बनाया एक ट्री नोड। ट्री नोड के अंदर हमने पास किया सिंबल और उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी हमारे पास ये फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग थी ए बी सी। सबसे पहले हम ए पे आए, तो ए सिंबल पास किया ट्री नोड में और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी पास कर दी कि ए फॉर एग्जांपल 5 बार आ रहा है, तो मेरा एक ये ट्री नोड बन गया A5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पी क्यू डॉट इंसर्ट, अपनी प्रायोरिटी क्यू मैंने एक डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर मैं इंसर्ट करूंगा अपना जो टी, ये ट्री नोड था, ठीक है, ये वाला जो ट्री नोड था ये मैं एज इट इज़ इंसर्ट करूंगा इसका एड्रेस, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी भेजूंगा इसको कि ये 5 इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अब मैंने क्या करना है कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले हैं वो टॉप पे रखने हैं, तो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से मिनिमम क्यू मेरा बन जाएगा, ठीक है। अब एक बार मैंने क्या करना है, ये कंप्लीट तमाम जो मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज के लिहाज से ट्री नोड्स बना बना के उनको एक प्रायोरिटी क्यू में रख देना है। अब प्रायोरिटी क्यू में क्या है, डिफरेंट ट्री नोड्स हैं और वो अपनी फ्रीक्वेंसीज के लिहाज से एक सॉर्टेड ऑर्डर में जो मिनिमम है वो टॉप पर है। अब हम क्या करेंगे, आइट्रेशन करेंगे, उनमें से छोटे छोटे निकालते जाएंगे। तो आइट्रेशन हमने इस तरह करनी है कि आई से लेके n-1 तक जाना है। n-1 तक इसलिए जाना है कि हमारे पास टोटल n एलिमेंट्स हैं, हमने आखिरी एक एलिमेंट जो बचाना है ना वो रिटर्न करने के लिए बचाना है, कि जब उसको एंड पे रिटर्न हम करेंगे तो वो हमारा रूट होगा और वो हमारा आंसर होगा कि हमारा एक ट्री पूरा बन चुका होगा जिसका वो रूट होगा। तो हमने जाना है n-1 तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x के अंदर सबसे पहले मिनिमम वैल्यू रख ली, पी क्यू डॉट रिमूव करेंगे, जो टॉप पे मिनिमम वैल्यू थी वो हमने x में रख लिया। y में हम पी क्यू डॉट रिमूव रखेंगे, ये हमारे पास पूरे पूरे ट्री नोड्स आ रहे हैं, समझ लें कि फिर इनके आगे चाइल्ड भी हैं, अभी नहीं है फिलहाल लेकिन अभी यहाँ पर बन रहे हैं। तो हमारे पास x में आ गया पहली मिनिमम वैल्यू, y में आ गई दूसरी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक z नया ट्री नोड बना देंगे, ठीक है। z की जो फ्रीक्वेंसी है वो x की फ्रीक्वेंसी और y की फ्रीक्वेंसी को प्लस करके रख देंगे। z का जो लेफ्ट है वो x बना देंगे, यानी उसका लेफ्ट चाइल्ड x बन जाएगा, उसका राइट चाइल्ड y बन जाएगा। इसको मैं बताता हूँ कि सबसे मिनिमम एलिमेंट निकाला x, दूसरा मिनिमम एलिमेंट निकाला y, अब एक बना दिया मैंने ट्री नोड z, ठीक है। z की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर इसकी 1 थी इसकी 1 थी तो z की मैंने 2 रख दी, z का लेफ्ट बना दिया x, z का राइट बना दिया मैंने y। और अब ये जो z है ये मेरा पूरा एक कंप्लीट ट्री है, इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा अपने क्यू के अंदर विथ फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है। एड्रेस z का पास हो जाएगा और 2 फ्रीक्वेंसी पास हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट निकलते जाएंगे, ठीक है, वो फर्दर ये किसी ना किसी का चाइल्ड बनता जाएगा कर एंड पे जब हमारे पास एक ही नोड होगा ना जिसके फर्दर चाइल्ड्स होंगे वो हम रिटर्न कर देंगे, और वो इस तरह का एक ट्री रिटर्न हो जाएगा जो हम यहाँ पर बना चुके हैं पहले, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हफमैन एन्कोडिंग एल्गोरिदम काम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया पहले वो हो भी चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें लेफ्ट पे आते हैं 0, तो ए का कोड बनता है 0, ठीक है। राइट पे आते हैं 1 और फिर लेफ्ट पे 0, तो सी का कोड बनता है 1 0, फिर राइट पे आते हैं 1 1 0, बी का कोड बनता है 1 1 0, फिर राइट पे आते हैं 1 1 1, यहाँ पे हमारे पास डी का कोड बन जाता है 1 1 1, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रीफिक्स प्रॉपर्टी होती है कि दो करेक्टर्स जो होते हैं, दो कोड वर्ड्स होते हैं, उनका प्रीफिक्स सेम नहीं होता, ठीक है। तो कोड वर्ड्स असाइन्ड टू करेक्टर्स बाय हफमैन कोडिंग हैव प्रॉपर्टी, दो कोड वर्ड होते हैं ना उनका सेम प्रीफिक्स नहीं होता, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ये 1 1 0 मैंने यहाँ पे रख दिया है, अब आगे कभी भी मैं फर्दर जाऊंगा ना राइट साइड पे तो कभी भी 1 1 0 किसी के शुरू में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट पर जाने से 1 1 1 ही चलता जाएगा, लेफ्ट हम कभी गए ही नहीं है, यहाँ पे फर्दर मैं बनाऊंगा ही नहीं चाइल्ड, ठीक है। तो ये जो मेरे यहाँ पर चाइल्ड बन रहे होंगे
बेसिकली ये इसी तरह बन रहे होंगे कि इनका जो कोड होगा वो प्रीफिक्स किसी और कोड का प्रीफिक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से हम सारी बिट्स को इकट्ठा लिख सकते हैं और आपस में कन्फ्यूजन नहीं होगी कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर खत्म हो रहा है। जैसे अब यहाँ पर हमने देखा तो इनके लिहाज से ये कोड हमारे पास जनरेट हो गए हैं। ये किस वजह से होता है? क्योंकि लीव्स होते हैं बाइनरी ट्री के, जो भी कोड वर्ड्स होते हैं वो उसके एज ए लीव होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जब प्रीफिक्स को हम डिकोड करते हैं वो हम देख चुके हैं कैसे करते हैं कि जब हम लेफ्ट पे जाते हैं तो हम जीरो लेते हैं, राइट पे जाते हैं तो हम वन लेते हैं, और इस तरह हमारा एक कोड बन जाता है। अब कोड की लेंथ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास करेक्टर्स जो थे वो अल्फ़ाबेट पे आ रहे थे ABCD, यानी ये 4 करेक्टर्स हमने इंक्लूड किए थे। और 8 बिट आस्की कोड के जरिए अगर हम इसको करते तो हमारे पास जो स्ट्रिंग थी 10 करेक्टर्स की वो 80 बिट्स बना रही थी। लेकिन सेम कोड जो है वो हमने जब लिखा A के लिए 0, B के लिए 110, C के लिए 10, D के लिए 111, जब उसको हमने इकट्ठा देखा, काउंट किया, तो हमारे पास 17 बिट्स बन रही हैं। ठीक है, और ये 80 से 17 एक सिग्निफिकेंट सेविंग है। तो जब हमारे पास n करेक्टर्स होंगे उसके लिए जो एक्सपेक्टेड फार्मूला हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा कि इस स्पेसिफिक इस अल्फ़ाबेट के लिए और इस कोड के लिए हमारे पास जो बनेगा वो ये बनेगा n मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 हम क्यों कर रहे हैं? a जो है हमारा वो 0.5 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, इस स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अंदर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 बार है, प्रोबेबिलिटी है 0.5, तो 0.5, और कोड इसके लिए एक डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1। बी आ रहा है हमारे पास एक बार, कोड उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है 3 डिजिट्स का, तो ये बन जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3। और सी आ रहा है हमारे पास 3 बार, तो ये बन जाएगा 0.3, और कोड इसका 2 साइज का 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2। और हमारे पास जो डी बनेगा वो बनेगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3। जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 1.7 आंसर आएगा। ठीक है, और एन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास 10 करेक्टर्स थे तो 17 बिट, अगर 20 करेक्टर्स हो जाएंगे तो इसी तरह हमारे पास बन जाएंगी 34 बिट्स, और इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम जनरलाइज करें, अभी तो हमारे पास 10 करेक्टर्स थे तो हमारे पास 1.7 इसका आंसर आ रहा है। अगर हमारे पास हम कहते हैं कि कोई भी करेक्टर्स हो सकते हैं तो पी एक्स फॉर एग्जाम्पल हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं अक्रेंस ऑफ करेक्टर की, यानी वो कितनी बार आ रहा है उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर, हमारे पास पी ऑफ एक्स हो गया। डी टी एक्स हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ द कोड वर्ड रिलेटेड टू सम, यानी ये जो हमारे पास इसका उस करेक्टर का कोड वर्ड है किसी जनरल सिचुएशन में हम लेते हैं कि वो डी टी एक्स के बराबर है। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिट्स आएंगी जो उसके लिए चाहिए वो होंगी बी ऑफ टी। ठीक है, विद एन करेक्टर्स, तो उसको हम करेंगे एन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डी टी ऑफ एक्स, यानी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है मल्टीप्लाई बाय कोड वर्ड का साइज कितना है, उसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू सी, यहाँ पे एक्स जो है हमारे पास वो कोड वर्ड्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट था और ये फार्मूला है जिस जनरलाइज जिससे हम नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।